सहयोग समाचार के एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है। आज की शुरुआत हम एक कोट से करेंगे जो कि मैम बताएंगे। You can't keep doing the same thing and expect a new result. तो बाकी हम आज के न्यूज़ हेडलाइन डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब से ट्रंप की सरकार बनी है तब से जो हमारा मनी है वो कंटिन्यूसली डिप्रिसिएशन की ओर बढ़ता जा रहा है। आज की जो पहला आर्टिकल है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारा रुपया है वो डॉलर के मुकाबले 91 रुपये तक पहुंच गया है। मतलब $1 = 91 रुपीज़। और जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो अपाचे हेलीकॉप्टर से है, जिसे हम एज अ वार हेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वार के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाता है, या जो चीज़ें होती हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी उसका इस्तेमाल, अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हम करते हैं। ये डील जो हुई थी वो 2020 में हुई थी यूएस और अमेरिका की। तो जो इसका लास्ट विमान था वो भारत में आने वाला है। और जो हमारा तीसरा आर्टिकल रहेगा आर्गन डोनेशन को लेके। जो आर्गन डोनेशन है वो ये बताया गया है कि जैसे जो पुरुषों की अपेक्षा जो महिलाएं हैं वो डेथ होने के बाद या फिर जब उनको कोई इंजरी होती है या किसी भी सिचुएशन में उनका जो आर्गन डोनेशन का रेशियो है, डाटा यही बताता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का आर्गन डोनेशन ज़्यादा रहा है डाटा के अकॉर्डिंग। और जो हमारा आज का चौथा आर्टिकल होने वाला है वो हम बात कर लेंगे चौथे आर्टिकल में अपने AQI की, जो हमारी जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है दिल्ली में उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल जो है कि हमारा रुपया जो है जो 91 पहुँच गया है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं या इसे अपने प्रॉफिट के तौर पे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डॉलर के मुकाबले हमारा जो रुपया है वो 91 तक अगर पहुंच गया है तो बेसिकली इसका एक ही कारण है कि इंडिया में इतनी इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा कह सकते हैं कि जो यूएस और इंडिया का ट्रेड डील है ये हो नहीं पा रहा है, क्योंकि पिछले महीने जो कुछ महीने से मार्च से ही ये हमारी ट्रेड डील होने वाली थी, लेकिन वो लगातार किन्हीं कारणों से टलती जा रही है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हम अपने जो इंडियन मार्केट हैं वो अमेरिकन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए खोल दें। और ऐसा करना हमारे लिए हानिकारक क्यों है, क्योंकि जो अभी इंडिया में जो फार्मर थे वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे। उनको का यही मानना था कि अगर बाहर से कोई ट्रेड डील होती है या फिर हाइब्रिड सिस्टम का इंडिया में जो है फिर से क्या होगा, आगमन हो जाएगा, तो इससे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और यूरोपियन यूनियन पूरा, जिससे हम पूरा अपना एग्रीकल्चर का सामान, जो एग्रीकल्चर सिस्टम है अपना, इससे जितनी भी चीज़ें हम रॉ मटेरियल में जो भी मिलेट्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोपियन यूनियन कहता है कि मुझे जितनी भी चीज़ें चाहिए वो ऑर्गेनिक चाहिए या जो आपके देश में बनी हो। लेकिन अगर हम अमेरिकन मार्केट के लिए अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल देते हैं तो वहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो हाइब्रिड सिस्टम से बनी होती हैं। हाइब्रिड इन द सेंस कि उनकी जो चीज़ें वो बनाते हैं वो जीनों को क्रॉस करते हैं। जैसे कि अगर हमारे यहाँ बाजरा उत्पन्न हो रहा है तो क्या होता है कि जैसे बाजरे में कुछ ऐसे जीन ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, ऐसा मॉडिफिकेशन किया जाए कि जैसे जो बैक्टीरिया या जो फंगस बाजरे को ख़त्म कर देता है खा के, वो बेसिकली क्या हो कि उसमें उसके जीन में ऐसे ट्रांसफ़र किए जाएँ कि वो हार्मोन उसके अंदर पहले से ये इम्प्लांट कर दिया जाए कि जब बाजरा पैदा हो तो जो कीड़े आएँ तो पहले से एंटीबॉडी बना ले तो बाजरा हमारा ख़राब ना हो। तो ये होता है हाइब्रिड, जिससे क्या होता है कि फसल की गुणवत्ता नहीं बढ़ती लेकिन उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका में लोग कम है, आबादी कम है, लेकिन उसके पास स्पेस ज़्यादा है, तो वो चाहता है कि वो अपने जो है जो फार्मिंग प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन मार्केट में लाए। और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ है ट्रेड डील के बीच में जो आ रही है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। और डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या है कि अमेरिका चाहता है कि जो अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट हैं वो इंडिया में डायरेक्ट इंटरवीन कर जाएं बिना किसी बैरियर के। लेकिन गवर्नमेंट उन्हें जो है ऐसा करने के लिए मना कर रही कि हमारे यहाँ जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, पहले ही हमारे यहाँ जो दूध का उत्पाद है वो ठीक ठाक है, सारी चीज़ें हैं। और पिछले दिनों हमने देखा भी कि पनीर को लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई जिनमें कहा गया कि इनमें मिलावट है, आप शुद्ध पनीर खाइए। और अमेरिका में तो पूरा हाइब्रिड सिस्टम है वहाँ। और अभी देखते हैं कि मिल्क की आपूर्ति के लिए उसमें सोडा मिलाया जा रहा है, यूरिया का भी मिश्रण मिलता है मिल्क में। तो सारी समस्याएं हैं। ये हैं कि इन्फ्लेशन का एक कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर रुपया हमारा गिरता जा रहा है क्योंकि ट्रेड डील नहीं हो रही है। और एक इसका रीज़न ये भी है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो है वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत में कब स्टेबिलिटी आए, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं भारत में उनका एक ही मकसद होता है, किसी भी कंट्री में अगर हम निवेश कर रहे हैं तो वो कंट्री में स्टेबिल, जैसा मैम ने कहा कि वहाँ पे स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिजनेसमैन से क्या होता है, बिजनेसमैन को कोई मैटर नहीं करता कि आपके देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन अपने प्रॉफिट से मतलब है, उन्हें केवल अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। इसीलिए उन्हें उड़ता पक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपकी कंट्री में स्टेबिलिटी होगी तो वो आपके यहाँ क्या करेंगे, निवेश करेंगे। और अगर थोड़ी भी कुछ दिक्कत हुई तो वो अपना पैसा तुरंत फॉरेन जो पोर्टफोलियो में होता है वो तुरंत अपना पैसा वहाँ से निकाल ले किसी और देश में निवेश कर देंगे। और इतने समय अमेरिका की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, तो उन्हें अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी पर भरोसा भी है, तो वो अपने जो इन्वेस्टमेंट हैं वो भारत से निकाल के अमेरिका में कर रहे हैं।
तो इससे अमेरिका का फ़ायदा ही हो रहा है। तो इसलिए देखा जाए तो ट्रेड डील एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के सामने आ रहा है, जिससे हम ट्रेड डील नहीं जिससे हमारा जो रुपया है वो लगातार डिप्रिसिएशन की ओर चला जा रहा है। और हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जब एक्सपर्ट से बातचीत होती है तो एक्सपर्ट ने ये कहा है कि अभी हमारा जो मनी डिप्रिसिएशन है वो लगभग 91 या 90, अभी 91 से ज़्यादा 92 या 93 तक, हाँ 93 तक पहुँचेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी ऐसी सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट या बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा दें। हालांकि हम उस काम में लगे हुए हैं, लेकिन इतनी मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास नहीं है। तो वो सोच रहा है, इंडिया सोच रहा है कि इस पर अभी कोई ऐसा एक्शन न लिया जाए ताकि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट हो वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। क्योंकि ट्रेड डेफिसिट में क्या होता है कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं, तो इंपोर्ट करने से क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे तो हमारा रुपया उसे गिरता जाएगा। और अगर हमारा रुपया लगभग 91 पे इतने समय रिलाई कर रहा है, तो अगर हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा हो हमारे यहाँ, तो हमारे जो फॉरेन में जो हमारे गुड्स हैं, इंडिया जो अपने गुड्स फॉरेन बेचता है उनकी प्राइस कम हो जाएगी, तो जो लोग हैं उसे ख़रीदेंगे। तो इससे एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करके कम रेट पे फॉरेन में अपने सामान को बेच सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी एक मार्केट पे जो है पकड़ बन सकती है। इसका एक फ़ायदा हम ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा देना होगा, जैसा कि चाइना करता है, क्योंकि उसके पास उसके जो फॉरेन रिजर्व है उसमें लगभग 4 ट्रिलियन का डॉलर पूरा स्टोर है और भारत के पास 600 बिलियन डॉलर है। वो अपने युआन को हमेशा नीचे इसलिए रखता है क्योंकि ताकि वो ट्रेड कर सके बाहर के देशों में। अगर वो चाहे तो आज भी अपना युआन जो है लगभग 19 युआन या 20 युआन के आसपास $1 के इक्वल पड़ता है। वो चाहे तो आज जो है लगभग 3-4 युआन और डॉलर बराबर कर सकता है, 3-4 युआन पे इक्वल टू $1 हो सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि अगर इतना होगा तो जो फॉरेन मार्केट है उनमें जो उसके गुड्स की कीमतें होंगी वो बढ़ जाएंगी। तो इंडिया इस पे सोच सकता है एक बार, अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ा ले। तो जैसा कि हमने अमृत सर के द्वारा समझ लिया कि अगर करेंसी डिप्रिशिएशन हो रही है तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये करेंसी डिप्रिशिएशन जो है वो एक्चुअल में है क्या, एंड इसके इम्पैक्ट्स किस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी को झेलनी पड़ सकती है। तो जैसा कि बात करें करेंसी डिप्रिशिएशन, तो इसका मतलब ही यही होता है कि वैल्यू गिर जाना। जो हमारी सबसे वर्ल्ड इकोनॉमी है स्टेबल करेंसी वो है $, उसके कंपैरिजन में अभी तक की हमारी इंडियन रुपी जो है उसकी वैल्यू है, अभी तक तो 90 थी पर अभी बढ़ गई है 91। तो अगर इसका इम्पैक्ट की बात करें, इसके इम्पैक्ट, तो इसके जैसा कि हम जानते हैं हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले अमाउंट मान लीजिए आप ₹1 इक्वल टू 50 है, $1 इक्वल टू 50 रुपये है, अभी अगर 100 रुपये है, तो जो जिन्हें एक्सपोर्ट करना है, हमें अगर एक्सपोर्ट करना है तो वो कम कीमत में ही ज़्यादा चीज़ खरीद सकते हैं। और रही बात नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा अगर कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर इंपोर्ट्स की बात करें तो हमारे पास जैसे क्रूड ऑयल, मशीनरी, ये सब के इंपोर्ट्स बहुत करते हैं, तो उन सब एरियाज़ में भी देख सकते हैं बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड फिर से अगर पॉजिटिव की बात करें तो टूरिज़्म बढ़ेगा, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ मनी में वो ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये एक सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसा कि सर ने बताया ट्रेड डेफिसिट, तो इंडिया काफ़ी समय से ट्रेड डेफिसिट में जूझते रहता है। ट्रेड डेफिसिट में मतलब ही यही होता है कि इंपोर्ट्स ज़्यादा रहती हैं एंड एक्सपोर्ट्स कम रहती हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर बनता है करेंसी डिप्रिशिएशन का कि ट्रेड डेफिसिट में कंट्रोल आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हैं। इसका हमारे पास एक ही सलूशन हो सकता है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसको इंड्यूस करें या उसे बढ़ाएं किसी भी तरीके से, और अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। अगर अपना एक्सपोर्ट हम बढ़ाते हैं तो जो हमारे पास डॉलर आएगा वो ज़्यादा मात्रा में आएगा, और रुपया जो है डॉलर के मुकाबले काफ़ी मजबूत होता चला जाएगा धीरे धीरे, और एक समय ऐसा आ सकता है कि डॉलर और रुपया इक्वल हो जाए। तो चलिए अब दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। दूसरी न्यूज़ यही है कि जो यूएस की जो बोइंग कंपनी है वो अपाचे हेलीकॉप्टर बनाती है और वो चिनूक भी बनाती है, लेकिन अभी हमारी 2020 में एक डील हुई थी $600 मिलियन की अपाचे ख़रीदने की, तो उसका कई बैचेज़ में वो हमारे पास आते रहे। अब जो है उसकी जो लास्ट बैच है इंडिया को यूएस द्वारा दी जाएगी। तो बेसिकली ये भी हमारा पहले न्यूज़ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम जैसा कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाने का
अभी हमने जो हमारा जो डिफेंस का जितना भी इंपोर्ट होता था मटेरियल वो रसिया से होता था 90%, लेकिन अब क्या हो रहा है वो धीरे धीरे शिफ्टिंग हो रही है, क्योंकि हमने अभी पिछले दिनों में एक मुहिम चलाई थी कि अब हम किसी एक पे जो है निर्भर नहीं रहेंगे, किसी एक पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर वहाँ कुछ हो गया या फिर जैसे कि रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, अमेरिका ने ऑयल पे जो है सैंक्शंस लगा दिए, तो अब वो भारत के लिए काफ़ी क्रूशियल हो रहा है कि हम रसिया से ऑयल खरीदें, और हम लोग धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ या किसी और देश की तरफ। तो हमने क्या किया है उसमें अपने जो इम्पोर्ट हैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन की बात कही थी। तो लेकिन इसमें एक इशू फिर निकल के आता है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है। अगर हम डाइवर्सिफाई भी हो फिर भी तो हमें इंपोर्ट ही करना पड़ा। जैसे अभी तक हम 90% रसिया से अपने डिफेंस सेक्टर में जो भी ऐड करते थे 90% वो रसिया से करते थे। अब क्या हुआ है कि उसमें कमी आई है और अब हम अमेरिका की तरफ स्विच हो रहे हैं या यूरोपियन यूनियन की तरफ स्विच हो रहे हैं। जैसे पिछले दिनों हमने राफेल खरीदे थे, तो राफेल जो हमने खरीदे 36 राफेल पहली हमने बैच में खरीदे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि हमने फ्रांस से किया और हम धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन की तरफ स्विच होते जा रहे हैं। लेकिन समस्या हमारी एज इट इज़ बनी हुई है, और उसका जो लास्ट राउंड है अपाचे हेलीकॉप्टर का वो अभी हमारे पास यूएस करने वाला है, और यूएस शायद इसीलिए हमारे ऊपर टैरिफ भी लगा रहा है, क्योंकि यूएस को इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है तो हमारे ऊपर उस पर फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए जाते हैं 50% के, और ट्रेड डील अभी तक तो ये था कि ट्रेड डील हमारी होगी जो है नवंबर तक हो जाएगी, फिर दिसंबर तक। अब कह रहे हैं कि वो मार्च तक जो ट्रेड डील है हमारी वो मार्च तक होगी, जिसके कारण क्या होगा कि टैरिफ 25% तक बात चल रही है, 25% तक टैरिफ जो है घटा के 50% से 25% पर ला दी जाएगी। और जैसा कि बाकी एग्रीमेंट के बारे में, और फिर इसके बाद अगली न्यूज़ पे चलते हैं ऑर्गन डोनेशन पे। जैसा कि कहा गया है कि ऑर्गन डोनेशन में क्या कहा गया है कि जो अभी न्यूज़ निकल कर डाटा ये कहता है कि जो भारत में पुरुषों की अपेक्षा जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा ऑर्गन डोनेट कर रही हैं। और पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जो चिल्ड्रेन या फिर वुमेन ट्रैफिकिंग का मामले सामने आ रहे थे, या ऑर्गन ट्रैफिकिंग के मामले सामने आ रहे थे। बहुत सारे डॉक्टरों के नाम भी आए थे जिन्होंने हॉस्पिटल में कुछ ऐसे मरीज़ थे जो सीरियस कंडीशन में थे, उनके कुछ ऑर्गन निकाल के बेच दिए थे या कहीं और किसी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिए थे। तो ये समस्याएं भी सुनने में आई थी। कोरोना के समय तो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फिर ये कहा जाता है कि वुमेन्स पीछे हैं, हमारे सोसाइटी में उन्हें ज़्यादा प्रिविलेजेस अब तो मिल रहे हैं, पहले नहीं मिलते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमसे आगे भी हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि वुमेन्स की इसमें ज़्यादा भागीदारी है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये बन के आता है कि पुरुष ऑर्गन क्यों नहीं डोनेट कर रहा है। तो हमारे यहाँ एक माइथोलॉजी है कि क्योंकि पिछले दिनों में भी एक आर्टिकल आया हुआ था इससे रिलेटेड, वो ऑर्गन से नहीं था, वो जलाने से रिलेटेड कुछ करके था कि ह्यूमन बॉडी को जो एज इट इज अगर जलाया नहीं जाता या उसे इंडियन कल्चर का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है बरियल, हाँ बरियल सेरेमनी जो होती है वो है इसमें। तो वहाँ कहते हैं कि उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ऐसा ही कहा गया है कि जैसे कहते हैं कि अगर आपने अपने आई को अगर इस जन्म में दान दे दिया तो हो सकता है जो आपका अपकमिंग जन्म होगा दूसरे जन्म में, वहाँ क्या होगा कि आप अंधे हो जाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उससे क्या हो रहा है, मिथ्स है हमारे इंडियन कल्चर में, उसको देखते हुए हम कई हद तक ऑर्गन डोनेट से मना करते हैं डोनेशन को, जिसके कारण हमारा जो ऑर्गन डोनेशन का रेशियो है वो थोड़ा सा कम रहा है। और पिछले दिनों तो ये बढ़ा है, डाटा में यही कहता है कि हर साल ये बढ़ता जा रहा है। जितने ज़्यादा हम अवेयर हो रहे हैं या रिचुअल से निकल के सामने आ रहे हैं, लॉजिकली जितना ज़्यादा हम सोच रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से हम बाहर आ रहे हैं। तो जिसके कारण भारत को ये फ़ायदा हुआ है कि जो हमारे निबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने मेडिकल के लिए भारत को ऑप्ट किया है। यहाँ अगर कोई किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना होता है या ऑर्गन की समस्या होती है, डेफिसिट होता है हमारे पड़ोसी देशों में, तो वो उसका इलाज कराने के लिए भारत में आते हैं। और सिर्फ यही नहीं, एक रेशियो में वुमेन का तो ये है ज़्यादा है ही, साथ ही साथ जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो करा रहे हैं उनमें अगर रेशियो की बात करी जाए तो उनमें पुरुष का ज़्यादा आ रहा है, मतलब फीमेल्स डोनेट ज़्यादा कर रही हैं एंड मेल ये सेक्टर है वो ट्रांसप्लांट ज़्यादा करा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बात निकल के आ रही है। और हमारा जो लास्ट आर्टिकल रहेगा वो नाइट्रोफ्यूरान से रहेगा, क्योंकि नाइट्रोफ्यूरान एक ऐसा केमिकल है जो कि ग्लोबली बैन कर दिया गया है। लेकिन अभी एक कंपनी है या एक डिलीवरिंग कंपनी है जो लोगों तक एक पहुंचाती है। तो उसमें क्या किया गया है, ये जो केमिकल है वो पाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा हजार्डस है ह्यूमन बॉडी के लिए। और इससे क्या होता है, ये कैंसर सेल्स को इंड्यूस करता है। तो इसमें यही कहा गया है बेसिकली, क्योंकि हम जैसा कि देखते हैं मिल्क में या फिर पोल्ट्री फार्मिंग में देखते हैं, तो वहाँ क्या होता है, ऑक्सीटोसिन नाम का भी एक इंजेक्शन होता है जो गायों को लगाया जाता है या भैंसों को लगाया जाता है, क्योंकि ताकि उनसे ज़्यादा मिल्क निकाला जा सके।
और इससे उनके ऊपर इम्पैक्ट, उनकी बॉडी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और जो वो मिल्क कंज्यूम करता है उसके बॉडी पे भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। और एट लास्ट जब वो जानवर डेथ करता है तो जो उसके मीट को जो है, जो वहाँ के एक्सक्वेंजर जो होते हैं, जैसे कि जो ईगल हो गई या फिर कुछ डॉग हो गया या फिर वुल्फ हो गए, जो लोग भी उसे कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर भी ये ऑक्सीटोसिन जाता है और उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि और ऐसे और कई सारे इंजेक्शन हैं जो कि कहते हैं कि जहाँ गिद्धों की आबादी होती है वहाँ पे वो सारे जो इंजेक्शंस होते हैं वो जानवरों को लगाने बैन होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो गिद्धों की आबादी इससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटती जाती है। ऑक्सीटोसिन उनमें से एक है। और अभी नाइट्रोफ्यूरान जो है ये ग्लोबली बैन है। केमिकल के बैन होने के बाद नाइट्रोफ्यूरान तो ये एक केमिकल है जो कि अभी एग में पाया गया, जो कि ग्लोबली बैन है और ये बहुत ज़्यादा कैंसरस है। मतलब कि ह्यूमन में क्या करता है, कैंसर सेल्स को इंड्यूस करता है और पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि जो कैंसर के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर इसे देखा जाए तो हम अपनी पहली न्यूज़ से कनेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट वैसे ही कम है और जो चीज़ें हमारे पास एक्सेस मात्रा में है, अगर उनके साथ भी अगर क्वालिटी का हम समझौता करते रहें, कुछ कंपनियां अपने लाभ के लिए अगर क्वालिटी से समझौता करेंगी तो हो सकता है कि हमारा एक्सपोर्ट और भी कम हो। क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि एमडीएच के कुछ मसाले थे, एमडीएच के मसालों पे बैन लगाया गया था। एमडीएच के मसालों पे बेसिकली बैन यही लगाया गया कि उनमें आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा पाई गई थी और आर्सेनिक की मात्रा भी बहुत ज़्यादा हजार्डस होती है। यूरोपियन यूनियन में भारत के लगभग 50+ मसाले बैन कर दिए गए थे जो एक्सपोर्ट भारत से, और भारत मसालों में लगभग मसालों का एक्सपोर्ट करने में एक अच्छी हिस्सेदारी रखता है ग्लोबली, तो उनमें भी बैन किया गया है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया में जो चीज़ें हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए हैं उनमें भी क्वालिटी से हम लोग समझौता कर रहे हैं। तो अगर हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा तो हमें कम से कम क्वालिटी से समझौता नहीं करना होगा। इसके बाद अब न्यूज़ हेडलाइन डिस्कस करते हैं, जो कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन की बात करी जा रही है एंड 17 दिसंबर को एयर क्लीन डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो दिल्ली में जैसे AQI लेवल बढ़ते जा रहा है, तो इस चीज़ का हम अगर बात करें सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो एक वन ऑफ द सॉल्यूशंस हमारे अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि दिल्ली में एनुअली मिनिमल एक हफ्ते का लॉकडाउन कराया जाए, ताकि थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स आ सकें। एंड उसके बाद अगर बात करें 17 दिसंबर की, तो आज जो जैसे अगर बात की जाए इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, तो ये 2 जून को मनाया जाता है। पर 17 दिसंबर को एक बहुत बड़ी बात निकल के आई थी कि जो वायलेंस होता है सेक्स वर्कर्स के अगेंस्ट, तो इंटरनेशनल डे फॉर वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज इस हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ निकल के आती है कि उनको भी किस प्रकार से इक्वालिटी मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। जो इस सोसाइटी में रहती हैं, इंडियन में कम्युनिटी में जो भी रहते हैं, सबको इक्वल लेवल से देखना चाहिए। और पिछले दिनों इंडिया में एक गंगूबाई काठियावाड़ी करके एक मूवी भी आई थी, जिनमें ये बहुत बेसिकली दिखाया गया था कि उनके साथ कितना बदतर तरीके से सलूक किया जाता है और वहाँ के बच्चों को जो है स्कूल में एडमिशन तक नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उनका एक ट्रेडिशनली अगर चला आ रहा है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी का ही रोल होता है, क्योंकि वो पूरे सोसाइटी से अलग रहते हैं और सोसाइटी में उन्हें उतना इक्वली कुछ मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जिसके कारण जैसे अगर वहाँ से कोई बाहर भी निकलना चाहे तो वो बाहर निकल नहीं पाता है। तो आज उनके लिए बड़ा ही ऐसा दिन था कि जिसके कारण वो अपने आप को एक तरीके से एम्पावर करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए 17 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली उनके अगेंस्ट जो वायलेंस होती थी, अननेसेसरी वायलेंस, उनको ख़त्म करने के लिए ये दिन लाया गया था। तो और बेसिकली लास्ट में एक स्टोरी है जो कहा गया है कि विचार कैसे स्विच करते हैं। तो बेसिकली स्टोरी में ये है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक बार किसी होटल के सामने अपने घोड़े को बांधकर कहीं चले गए और होटल से कोई व्यक्ति निकला और उनके घोड़े को लाल कलर में पूरा पेंट कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि मुल्ला नसरुद्दीन आते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, कहता है कि मेरे घोड़े को किसने पेंटा, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसकी हालत ख़राब कर दूंगा। बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। सामने एक दुकान रहती है, उसने कहा कि अंदर होटल में बैठे एक व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है और घोड़ा सफ़ेद से लाल हो चुका था। अब मुल्ला नसरुद्दीन का गुस्सा आसमान चढ़ के बोल रहा था। वो अंदर गए और उन्होंने कहा कि किसने मेरे घोड़े को पेंट किया, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे चीड़ फाड़ दूंगा। उसने बहुत कुछ कहा। उसके बाद वहाँ एक 7 फीट मोटा तगड़ा लंबी मूँछों वाला एक आदमी, एक सरदार जी खड़े हो गए और मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने मन ही मन में सोचा, मैं तो इसकी हड्डियाँ तोड़ने आया था, अपनी हड्डियाँ किसी प्रकार बचें तो मैं बाहर निकलूँ।
तो सरदार बाहर निकलने लगे, सरदार जी सामने आके खड़े हो गए। सरदार जी ने कहा, हाँ मुल्ला बोलो तुम क्या कह रहे थे? तो उसने कहा, मैं तो केवल यही कह रहा था कि पहली कोर्ट सूख गई है, आप दूसरी कब करने वाले हैं? तो विचार ऐसे बदलते हैं करते हैं। तो अगर आज की न्यूज़ हेडलाइंस में आप सभी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के सहयोग समाचार में बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते धन्यवाद। हैं इसी ऊर्जा के साथ कल।